हेलो दोस्तों। साल 2014 में अमेरिका में 28,13,500 लोगों की डेथ हुई थी और इनमें से 4,000 से भी कम लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी और रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीड की डेथ से पहले तक उन्हें कोई भी नहीं जानता था। उनमें ऐसा कुछ भी खास नहीं था। एक साधारण ग्रामीण परिवेश में उनका जन्म हुआ। वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले भी पहले व्यक्ति थे। अब जो रोनाल्ड को जानते थे उनका कहना था कि रोनाल्ड के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं था। उनका जीवन हर सामान्य आदमी की तरह सामान्य था। उन्होंने 25 साल तक कारों की रिपेयरिंग का काम किया, 17 साल तक फर्श पर झाड़ू लगाई और 38 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला 2 बेडरूम वाला घर मात्र $12,000 में खरीदा और अपना पूरा जीवन उसी घर में बिताया। कुल मिलाकर रोनाल्ड रीड बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और उनके जानने वाले अपना सर खुजा रहे थे कि आखिर उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और बाद में पता चला कि इसमें कोई रहस्य नहीं था। रोनाल्ड रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वो सारा पैसा उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। और फिर यहाँ पर अपना जादू दिखाती है कंपाउंडिंग। दशकों के निवेश और कंपाउंडिंग के कारण वही राशि $8 मिलियन बन गई और इन पैसों में से $2 मिलियन उन्होंने अपने सौतेले बच्चों और $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए डोनेट कर दिए। ये कहानी थी एक जेनिटर से जेनिटेशी की। वहीं दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड के डेथ से कुछ मंथ पहले रिचार्ड कुस्कोन नाम का एक व्यक्ति चर्चा में था। दरअसल रिचार्ड के पास वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। हार्वर्ड से MBA की डिग्री, 40 की एज में रिटायरमेंट, यहाँ तक कि एक बिजनेस मैगजीन ने तो उन्हें 40 अंडर 40 की सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल कर लिया था। फिर 2000 के पहले दशक के बीच रिचार्ड ने ग्रीनविच में 18,000 स्क्वायर फीट के एक घर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक भारी भरकम लोन लिया। इस घर में 11 टॉयलेट, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैरेजेस थे। इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च ही $90,000 से भी अधिक था। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और इस क्राइसिस ने रिचार्ड कुस्कोन को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। 2008 में उसका पाम बीच वाला घर बिका और फिर 2014 में वही ग्रीनविच वाला बंगला 75% कम राशि में नीलाम कर दिया और फिर वो दिवालिया घोषित। दोस्तों, आप मुझे ऐसे किसी प्रोफेशन के बारे में बताइए जिसमें हम बिना किसी डिग्री, बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी बैकग्राउंड, बिना एक्सपीरियंस और बिना कनेक्शन के किसी ऐसे व्यक्ति को बचा सकते हैं जिसके पास सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन, ट्रेनिंग और कनेक्शन हो। मैं तो ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं जानता। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति एक सर्जन से बेहतर सर्जरी कर सकता है या फिर वो वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट से अच्छी बिल्डिंग बना सकता है? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में यह पॉसिबल है। दोस्तों, स्टोरी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम टेक्निकल स्किल कम और प्रैक्टिकल स्किल ज़्यादा है और इन्हीं प्रैक्टिकल स्किल को ऑथर मॉर्गन हाउसल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम दिया और इसी नाम से एक बुक भी पब्लिश की। यह किताब हमें छोटी छोटी कहानियों के द्वारा यह विश्वास दिलाती है कि पैसे के खेल में टेक्निकल स्किल कम और प्रैक्टिकल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस बुक की खूबसूरती ये है कि इस बुक को कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़कर समझ सकता है। ये सिर्फ हाईली एजुकेट या फिर हाईली इनकम वाले लोगों के लिए नहीं। ये बुक हमारे पैसे के प्रति बिहेवियर को समझने में मदद करती है। और दोस्तों, आज हम इसी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करेंगे जो हमें पैसे और उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में बताइए। लक एंड रिस्क। दोस्तों, साल 1968 में UN की एक रिपोर्ट के अनुसार 303 मिलियन बच्चे हाई स्कूल की एज के थे और उनमें से लगभग 18 मिलियन बच्चे US के थे और इनमें से भी लगभग 2,70,000 बच्चे वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे और इन बच्चों में से भी 1 लाख बच्चे सिएटल में रहते थे और इन 1 लाख बच्चों में से मात्र 300 बच्चे लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे। यानी 300 मिलियन में से मात्र 300 बच्चे। अब हम यहाँ पर यह बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, 1968 में लेकसाइड स्कूल एकमात्र ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास इतना हाईटेक कंप्यूटर था और लेकसाइड के इन्हीं 300 बच्चों में से एक बच्चा था बिल गेट्स। और ऑथर के मुताबिक यहीं पर बिल गेट्स का लक फैक्टर काम करता है और बिल गेट्स भी इसे मानने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 2005 में एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर लेकसाइड स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। तो जहाँ पर 300 मिलियन में से 300 में आने के लिए बिल गेट्स के लिए लक ने काम किया। वहीं बिल गेट्स के एक फ्रेंड और थे, केट इवांस। केट इवांस भी उन्हीं 300 बच्चों में शामिल थे जो लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे और दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। केट इवांस भी कंप्यूटर में उतने ही कुशल थे जितने बिल गेट्स। दोनों हमेशा फ्यूचर को लेकर प्लान बनाया करते थे कि वे अगले 5 साल में कहाँ होंगे, क्या वो CEO बनेंगे या फिर एम्बेसडर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, केट इवांस का माउंटेनियरिंग करते समय एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। और US में माउंटेनियरिंग करने में हर साल 3 दर्जन लोगों की डेथ होती है और एक हाई स्कूल के बच्चे की पहाड़ से गिरकर मरने की संभावना 1 मिलियन में से 1 है और केट इवांस वो एक व्यक्ति थे। बिल गेट्स ने लेकसाइड में पढ़कर 1 मिलियन में 1 का लक पाया और वहीं केट इवांस ने पहाड़ी से गिरकर 1 मिलियन में 1 का जोखिम पाया। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट से हम लक और रिस्क के बीच का कनेक्शन समझ गए होंगे। ऑथर के मुताबिक कुछ नतीजे हमारे व्यक्तिगत प्रयास से परे अन्य शक्तियों पर निर्भर करते हैं। कई बार हमारे 100% देने के बावजूद भी 100% रिजल्ट नहीं निकलते।
अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है। बिल गेट्स भले ही उस एकमात्र स्कूल में पढ़े हो जहाँ पर कंप्यूटर था और उनके साथ और भी बच्चे पढ़े थे, तो सिर्फ बिल गेट्स को ही हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उनमें काबिलियत थी, उन्हें कंप्यूटर कोडिंग सॉफ्टवेयर से प्रेम था, इसीलिए हम बिल गेट्स को जानते हैं। लेसन नंबर 2, अमेजिंगनेस ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी नेटवर्थ कैसे बनाई, इस पर 2000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं और अधिकतर किताबों में उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और अच्छा निवेशक होना उनकी सफलता का राज बताया गया है। लेकिन इस फैक्ट पर कम ध्यान दिया गया कि बफेट की संपत्ति सिर्फ अच्छा निवेशक होने की वजह से नहीं, बल्कि बचपन से अच्छा निवेशक होने से बनी है। दोस्तों, इस बुक के पब्लिश होने तक बिल गेट्स की नेटवर्थ $85 बिलियन थी और इन $85 बिलियन में से उन्होंने $84 बिलियन 50 की एज पार होने के बाद कमाए और $81 बिलियन रिटायरमेंट की एज यानी 65 की एज के बाद कमाए। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने यही अपना जादू दिखाया। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दी थी। उन्होंने हर साल 22% की CAGR से लगातार रिटर्न कमाया है। वहीं रिनेसॉन्स टेक्नोलॉजी की हेड जिम साइमंस ने 1988 से लेकर हर साल 66% CAGR से अपने पैसे को बढ़ाया है। यानी जिम साइमंस ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न पर ईयर कमाया है। लेकिन जिम साइमंस की नेटवर्थ $21 बिलियन और वहीं वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट $85 बिलियन, यानी जिम साइमंस की नेटवर्थ वॉरेन बफेट से 75% कम है। दोस्तों, वॉरेन बफेट से 3 गुना रिटर्न कमाने के बावजूद जिम साइमंस की नेटवर्थ वॉरेन बफेट के कंपैरिजन में इतनी कम क्यों है? और इसका कारण है कंपाउंडिंग। जिम साइमंस ने 50 की एज तक इन्वेस्टमेंट शुरू तक नहीं की थी। अगर जिम साइमंस ने भी वॉरेन बफेट की तरह 70 वर्ष तक 66% की दर से रिटर्न कमाया होता, तो वो अमाउंट सुनने के लिए आपको अपने कान को अच्छे से खोल कर और दिल को थाम कर बैठना होगा। तो वो अमाउंट होता 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रेंटिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन और $160,000। आई नो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और हास्यास्पद है। दोस्तों, कंपाउंडिंग को पढ़ने या सुनने पर यह सबको आकर्षित तो कर लेती है, लेकिन अधिकतर लोग इसे सच ही नहीं मानते या फिर हल्के में लेते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को डिटेल में जानने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। ऑथर बोलते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति याद है जिसका नाम रोजर था। रोजर डेली पोर्शे चलाता था। हम उस कार को देखकर शायद अनुमान लगा सकते हैं कि वो पर्सन बहुत ही रिच होगा। फिर एक दिन रोजर एक सेकंड हैंड होंडा लेकर आता है और फिर वो डेली उसी सेकंड हैंड होंडा को लेकर आता था। तो ऑथर ने जाकर उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास तो पोर्शे थी ना, उसका क्या हुआ? तो फिर रोजर बोलता है कि EMI ना चुकाने के कारण बीमा कंपनी ने वो कार जब्त कर ली। और उसने जवाब ऐसे दिया मानो वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। दोस्तों, पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार लोगों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। हम उनके बैंक अकाउंट नहीं देख सकते, हम उनकी EMI नहीं देख सकते। हम फाइनेंशियल फ्रीडम को जज करने के लिए कार, होम्स और इंस्टाग्राम पर वेकेशन की तस्वीरें देखते हैं और बस फिर उसके जैसे बनने की इच्छा बना लेते हैं। दोस्तों, लोग जब ये बोलते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अधिकतर का मतलब तो ये होता है कि वे 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। और ये करोड़पति बनने के बिल्कुल अपोजिट होता है। रिच और वेल्दी के बीच एक बारीक फर्क है। वो ये है कि जो लोग बड़े घरों में रहते हैं, बड़े गाड़ियों में घूमते, प्राइवेट जेट में घूमते, वो रिच है, उनकी रिचनेस दिखती है। जबकि वेल्थ दिखाई नहीं देती, वो छुपी होती है। वेल्थ का मतलब है उस ऑप्शन का होना जिससे आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, वेल्थ का मतलब है टाइम, वेल्थ का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, वेल्थ का मतलब है दुनिया की हर महंगी चीज खरीदने की क्षमता रखना, लेकिन उसे खरीदना नहीं। ये काफी मीनिंगफुल वर्ड्स है जो ऑथर ने अपनी बुक में बताए हैं। दोस्तों, वैसे तो इस बुक में 20 लेसन है जिसके थ्रू ऑथर मनी और ह्यूमन ब्रेन के बीच की साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ये 3 लेसन काफी ज्यादा अच्छे लगे। और अगर आपको और लेसन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।